ज़रा एक पल रुकिए और ये सवाल अपने दिल में उतारिए। अगर आज आपसे वो सारा ज्ञान छीन लिया जाए, आपकी डिग्रियाँ, आपका पैसा, आपकी पहचान, आपकी सफलताएं, सब कुछ, तो क्या आपके पास ऐसा कोई रहस्य है जिसके दम पर आप फिर से महान बन सकें? अगर जवाब नहीं है तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि आपने वह शक्ति छू ली है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती है। वही शक्ति जो हेनरी फोर्ड को असंभव को संभव करने देती है, जो थॉमस एडिसन को 1000 असफलताओं के बाद भी रोशनी खोजने देती है, जो एंड्रयू कार्नेगी को ज़ीरो से उठाकर दुनिया का स्टील किंग बनाती है। और आज मैं नेपोलियन हिल वही शक्ति आपके सामने प्रकट करने आया हूँ। यह शक्ति किसी किताब, किसी कॉलेज या किसी गुरु की मोहताज नहीं है। ये शक्ति आपके अंदर है, लेकिन आप तब तक इसे पहचान नहीं पाएंगे जब तक कोई आपको इसका दरवाज़ा खोलकर न दिखा दे। आज मैं आपके लिए वही दरवाज़ा खोल रहा हूँ, द लॉ ऑफ सक्सेस का दरवाज़ा। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने दुनिया के भविष्य को बदल दिया और अब आपका भविष्य बदलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वे 16 कानून देने वाला हूँ जो आपको उस इंसान में बदल देंगे जिसे कोई परिस्थिति, कोई डर, कोई रुकावट रोक नहीं सकती। चैप्टर 1, मास्टरमाइंड की अजेय शक्ति। मैं आपको एक कठोर सत्य बताता हूँ। कोई भी मनुष्य, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान या प्रतिभाशाली क्यों न हो, अपने दम पर अपनी पूरी क्षमता को कभी उपयोग नहीं कर सकता अकेले। चलता हुआ मन हमेशा सीमित होता है, लेकिन जैसे ही 2 या 2 से अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं और अपन ऊर्जा, विचार और कौशल एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक रहस्यमयी शक्ति जन्म लेती है। मैं इस शक्ति को मास्टरमाइंड कहता हूँ। यह दोस्तों का समूह नहीं है, यह सामान्य गठबंधन भी नहीं है। यह उन मनुष्यों का मिलन है जो अपनी अपनी श्रेष्ठता लेकर आते हैं, और जब वे एक ही दिशा में सोचते और कार्य करते हैं तो उनका संयुक्त मन किसी भी एक मन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली बन जाता है। एक बैटरी को देखिए, उसकी शक्ति सीमित होती है, लेकिन जब कई बैटरियां एक साथ जुड़ जाती है तो वे भारी मशीनें चलाने वाला विशाल करंट पैदा कर देती है। ठीक इसी प्रकार जब मन जुड़ते हैं तो विचारों का विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है, जो असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी संभव कर देता है। मास्टरमाइंड का अर्थ है विचारों, ऊर्जा और रचनात्मक शक्ति का पावर हाउस। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। आपके पास एक शानदार आइडिया है, लेकिन पूंजी नहीं। आप एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ते हैं जिसके पास निवेश है, फिर आपको मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो आप तीसरे व्यक्ति को जोड़ते हैं जिसके पास यह कौशल है। अब देखिए, एक आइडिया, एक निवेशक और एक मार्केटिंग विशेषज्ञ मिलकर एक ऐसा पावर हाउस बनाते हैं जो व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ाता है। यही मास्टरमाइंड का चमत्कार है। हिस्ट्री में भी यह सिद्ध हो चुका है। हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया, लेकिन क्या वे अकेले थे? नहीं, उनके आसपास थॉमस एडिसन जैसे महान इन्वेंटर्स थे, हार्वी फायरस्टोन जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनकी सामूहिक बुद्धि, सामूहिक दृष्टि और सामूहिक रणनीतियां ही वह मास्टरमाइंड थी जिसने फोर्ड को वह करने दिया जो अकेला मनुष्य ये कभी नहीं कर सकता था। मास्टरमाइंड केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में भी इसकी शक्ति समान है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, आपके विचारों पर रचनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं और आपके सपनों को अपने सपनों की तरह समझते हैं, तो आपकी उन्नति कई गुना तेज हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, आपका वातावरण और आपका समूह आपकी सफलता का सबसे बड़ा निर्णायक है। लेकिन यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, मास्टरमाइंड तभी काम करता है जब लक्ष्य एक हो। अगर 3 लोग 3 दिशाओं में खींचेंगे तो ऊर्जा बिखर जाएगी। कल्पना कीजिए, एक नाव में 3 लोग बैठे हैं और हर व्यक्ति अलग दिशा में छप्पू चला रहा है। क्या नाव आगे बढ़ सकती है? नहीं, कभी नहीं। ऊर्जा वहां बनती है जहां दिशा स्पष्ट और एकजुट हो। इसीलिए मास्टरमाइंड तभी शक्तिशाली है जब हर सदस्य का उद्देश्य स्पष्ट, समान और एक हो। और अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, आपका अपना उद्देश्य क्या है? मास्टरमाइंड तभी सही काम करता है जब आपके भीतर भी एक स्पष्ट दिशा हो। जब तक आपके पास अपने जीवन का एक बड़ा, महत्वपूर्ण और ठोस लक्ष्य नहीं होगा, आप किसी भी
मास्टरमाइंड का सही लाभ नहीं ले पाएंगे। इसी वजह से अब हम अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं डेफिनिट चीफ एम यानी जीवन निर्धारित उद्देश्य। हर महान जीवन के पीछे एक महान लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य सिर्फ इच्छा नहीं होता, यह एक प्रतिज्ञा होती है, एक ऐसा निर्णय जिसे पूरा करने के लिए आप किसी भी कठिनाई, किसी भी चुनौती, किसी भी दर्द को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए एक प्रमुख लक्ष्य चुनना चाहिए, एक ऐसा लक्ष्य जो उसकी दिशा तय करे, उसकी ऊर्जा को केंद्रित करे, उसकी आदतों को आकार दे और उसकी पहुंच आन को गढ़ दे। छोटे लक्ष्य छोटी प्रेरणा देते हैं, बड़े लक्ष्य पूरे इंसान को बदल देते हैं। अब सवाल आता है, अपना चीफ एम कैसे तय करें? पहला चरण, अपना लक्ष्य लिखिए। यह दिमाग में नहीं, कागज पर होना चाहिए। लिखा हुआ लक्ष्य अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाता है। यह मन पर स्थायी छाप छोड़ता है, जैसे किसी पत्थर पर कोई आकृति उकेरी जाती है। दूसरा चरण, इसे रोज पढ़िए, सुबह और रात। सुबह पढ़ने से आपका मन उसी दिशा में जागता है, रात पढ़ने से अवचेतन मन उसी पर काम करना शुरू करता है। इसे माइंड अलाइनमेंट कहा जाता है। जब लक्ष्य बार बार मन में दोहराया जाता है तो आपके विचार, आपकी आदतें, आपके निर्णय और आपके अवसर उसी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। तीसरा चरण, लक्ष्य के अनुसार योजना बनाइए। लिखना और पढ़ना पर्याप्त नहीं है, लक्ष्य योजना में बदलना चाहिए, योजना क्रिया में बदलनी चाहिए। एक उदाहरण समझिए। एक छात्र अपने जीवन का उद्देश्य लिखता है कि मैं 2028 तक IAS बनूंगा। वह इसे रोज पढ़ता है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगती हैं, उसकी दिनचर्या अनुशासित होने लगती है, उसके दोस्त बदल जाते हैं, उसकी किताबें बदल जाती हैं, उसका समय उपयोग बदल जाता है। यही परिवर्तन उसके चीफ एम की ओर लगातार ले जाता है, जब तक वह उसे प्राप्त नहीं कर लेता। बिना चीफ एम का जीवन भटकता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के बिना चलता है वह परिस्थितियों और दूसरों की सोच के नियंत्रण में जीता है। ऐसे लोग बहते रहते हैं और जीवन उन्हें वहां ले जाता है जहां उन्हें जाना ही नहीं था। लेकिन जिसका लक्ष्य स्पष्ट, तेज और प्रेरक होता है वह अपना मार्ग खुद बनाता है, दूसरों को प्रेरित करता है, अपनी नियति स्वयं लिखता है। आपका चीफ एम स्वार्थी नहीं होना चाहिए, यह सिर्फ आपको लाभ देने वाला नहीं होना चाहिए। यह किसी बड़े उद्देश्य, किसी मानवीय योगदान, किसी बेहतर भविष्य से जुड़ा होना चाहिए। जब आपका उद्देश्य दूसरों को ऊंचा उठाता है, दुनिया भी आपको वह ऊंचा उठाती है। चीफ एम केवल शुरुआत है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए अगला कदम आवश्यक है, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। लक्ष्य सेट करना आसान है, उसे पूरा करना कठिन है। और सबसे पहले जिस चीज से टकराव होता है वह है डर। डर अवसरों को खा जाता है, डर क्षमताओं को बांध देता है, डर मन को छोटा कर देता है। और यही डर लाखों लोगों को औसत अधूरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको आगे ढकेलती है, जो अंधेरे में भी आपको दिशा दिखाती है, जो आपको दुनिया के सामने निडर होकर खड़ा कर देती है, जो आपके निर्णयों में स्पष्टता लाती है, जो आपकी आवाज में वजन डालती है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया आप पर भरोसा क्यों करेगी? अब प्रश्न है, आत्मविश्वास आता कैसे है? यह जन्म से नहीं आता, यह विकसित किया जाता है अनुभव से, दोहराव से, सकारात्मक शब्दों से, छोटी छोटी जीतों से और सबसे महत्वपूर्ण ऑटो सजेशन से। ऑटो सजेशन का अर्थ है अपने मन को वही बातें दोहराकर सुनाना जो आप चाहते हैं कि आपका मन सच मान ले। अवचेतन मन वही बन जाता है जो आप उससे लगातार बताते हैं। अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो अवचेतन मन इसे आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है और आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करती है, कमजोरी की ओर। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरे अंदर सफलता की शक्ति है, तो धीरे धीरे मन आपकी पहचान को नई दिशा में ढालने लगता है। अब एक उदाहरण समझिए। एक लड़का हर परीक्षा से पहले डर जाता था। वह सोचता था मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, और वही होता था। फिर उसने ऑटो सुजेशन अपनाया। हर दिन वह खुद से कहने लगा मैं तैयार हूँ,
मैं सक्षम हूँ, मैं यह परीक्षा पास करूंगा। शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका डर टूटने लगा और आत्मविश्वास जन्म लेने लगा। वही लड़का जो डर का एक कारण हर बार असफल होता था, अब आत्मविश्वास के कारण सफल होने लगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, यह करियर, रिश्तों, अवसरों, व्यवसाय और आपकी सामाजिक पहचान हर जगह निर्णायक भूमिका निभाता है। कल्पना कीजिए, दो लोग इंटरव्यू में जाते हैं, एक के पास बहुत ज्ञान है पर आत्मविश्वास नहीं, दूसरे के पास औसत ज्ञान है पर आत्मविश्वास मजबूत है। किसे चुना जाएगा? अधिकतर समय वही व्यक्ति जिसकी आवाज में भरोसा है। ज्ञान दिमाग में होता है लेकिन आत्मविश्वास आवाज में दिखाई देता है, और दुनिया आवाज को पहले सुनती है, दिमाग को बाद में। अब आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए दैनिक अभ्यास जरूरी है। इसमें शामिल है सकारात्मक आत्मसंवाद, छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करना, अपनी प्रगति को स्वीकार करना, सकारात्मक लोगों के बीच रहना, नकारात्मक वातावरण से दूर रहना, और रोज अपने लक्ष्य की दिशा में कोई न कोई कदम उठाना। आत्मविश्वास वही है जिसे आप प्रतिदिन पानी देते हैं। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क भी समझिए। कॉन्फिडेंस आपको जमीन पर रखता है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको गिरा देता है। कॉन्फिडेंस कहता है मैं कर सकता हूँ और सीख सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस कहता है मुझे सब आता है। अब आगे बढ़ते हैं। सफलता में अगला कदम है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी पैसे को संभालने की कला। पैसा केवल कमाने की चीज नहीं है, पैसा संभालने की कला, पैसा बचाने की आदत और पैसे को आपके लिए काम पर लगाने की समझ ही किसी व्यक्ति की आर्थिक नीयत ही निर्धारित करती है। अधिकतर लोग केवल पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं लेकिन पैसा संभालने पर ध्यान नहीं देते, इसलिए उनकी पूरी जिंदगी संघर्षों और कमी में बीत जाती है। वे पूरे महीने मेहनत करते हैं लेकिन महीने के अंत में पाते हैं कि कुछ भी नहीं बचा, और फिर वे पुराने बहाने दोहराते हैं, मेरी इनकम कम है, मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, मैं बाद में सेविंग कर लूँगा। लेकिन सच ये है, अगर आप कम पैसे में नहीं बचा सकते तो अधिक पैसे में भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सेविंग इनकम का नहीं, मानसिकता का विषय है। यह अनुशासन है और अनुशासन मन से शुरू होता है। पैसा बचाना सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, यह अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना है कि आप नियंत्रण में हैं। जब आपके पास बचत होती है तो निर्णय डर से नहीं, स्पष्टता से लिए जाते हैं। यह भावना कि एक मेरे पास रिजर्व है मन को शांत रखती है, और यही स्थिरता सही निर्णयों की जड़ है। सेविंग आपकी आर्थिक सुरक्षा नहीं बनाती, यह आपकी आर्थिक पहचान बनाती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, हर महीने 500 या 1000 रुपए भी आपको वह मानसिक विश्वास दिलाते हैं कि आप अपनी ऊर्जा को बिखेरते नहीं बल्कि नियंत्रित करते हैं। धन केवल पैसों से नहीं बनता, धन उस मानसिकता से बनता है जो सेविंग के पीछे विकसित होती है। वो मानसिकता जो आपको अवसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है, जोखिम लेने का साहस देती है और भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करती है। ध्यान रहे, पैसा इच्छा का नहीं, अनुशासन का अनुसरण करता है। पैसा बचाने के बाद उसे निवेश करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ बचाना पर्याप्त नहीं। पैसा उसी समय बढ़ता है जब वह आपके लिए काम करना शुरू करता है। समय के साथ छोटे छोटे निवेश बड़ी संपत्ति में बदल जाते हैं। यही चक्रवृद्धि की शक्ति है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन केवल पैसों तक सीमित नहीं है, यह चरित्र बनाता है। यह आपकी प्राथमिकताओं को साफ करता है, आपका समय मूल्यवान बनाता है, आपका ध्यान अव्यर्थ खर्चों से हटाता है और आपकी सोच को कमी से समृद्धि में बदल देता है। जब आपके पास बचत नहीं होती तो अवसर भी आपके हाथ से निकल जाते हैं। क्यों? उनके अवसर केवल साहस नहीं मांगते, तैयारी भी मांगते हैं, और तैयारी का सबसे बुनियादी रूप है पैसा। अब जब आपने धन को संभालना सीख लिया तो अगला कदम है लोगों को संभालना, यानी लीडरशिप और इनिशिएटिव। लीडरशिप केवल पद का नाम नहीं है, लीडरशिप उस व्यक्ति का गुण है जो पहले खुद पहल करता है, जो बिना कहे काम शुरू कर देता है, जो इंतजार नहीं करता कि कोई उसे कहे कि इस सब समय सही है। क्यों? कि सही समय कभी नहीं आता। जिसने शुरुआत की उसी ने दिशा तय की। इनिशिएटिव वो शक्ति है जो आम व्यक्ति को असाधारण बनाती है। बहुत लोग सोचते हैं लेकिन शुरुआत नहीं करते। बहुत लोग सपने देखते हैं लेकिन पहला कदम नहीं उठाते। पहला कदम उठाने की हिम्मत ही लीडरशिप की नींव है।
लीडरशिप का अर्थ दूसरों को नियंत्रित करना नहीं है। लीडरशिप का अर्थ है उन्हें उद्देश्य दिखाना, ऊर्जा देना, उनके अंदर के आत्मविश्वास को जगाना और उन्हें उस दिशा में ले जाना जहां वे स्वयं को मजबूत महसूस करें। नेता वह नहीं जिसकी आवाज सबसे ऊंची हो। नेता वह है जिसका उदाहरण सबसे स्पष्ट हो। नेता वह है जो पहले खुद करता है, फिर दूसरों को साथ ले चलता है। इनिशिएटिव और लीडरशिप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आपके पास इनिशिएटिव है लेकिन लीडरशिप नहीं, तो आप केवल अकेले मेहनत करते रहेंगे। अगर लीडरशिप है लेकिन इनिशिएटिव नहीं, तो विचार कभी वास्तविकता नहीं बनेंगे। जब दोनों एक साथ विकसित होते हैं तभी महान परिणाम जन्म लेते हैं। अब कल्पना कीजिए, एक ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रुका हुआ है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैनेजर कुछ बोले। कोई पहल नहीं कर रहा, काम स्थिर है। लेकिन एक व्यक्ति बिना कहे समस्या का मूल ढूंढता है, छोटा समाधान सुझाता है, दूसरों को जोड़ता है और काम आगे बढ़ा देता है। इसी छोटे कदम से वह व्यक्ति भविष्य में नेतृत्व की जगह हासिल करता है। लीडरशिप पद से नहीं आती, लीडरशिप चरित्र से आती है और चरित्र का निर्माण पहल से होता है। लीडरशिप को शक्ति देती है आपका विजन और आपकी इमेजिनेशन। यह कल्पना आपके विचारों को दिशा देती है। यही कल्पना नए अवसरों का जन्म करती है और यही कल्पना सपनों को वास्तविक कथा में बदलने की प्रयोगशाला है। अब हम अगले अध्याय में बढ़ते हैं। इमेजिनेशन यानी वह शक्ति जिसमें आपकी सफलता जन्म लेती है। इमेजिनेशन वह स्थान है जहां सफलता जन्म लेती है। हर आविष्कार, हर खोज, हर महान निर्माण पहले का इसी के मन में एक विचार के रूप में पैदा होता है। बाहरी दुनिया में बनने से पहले हर चीज मन की दुनिया में बनती। कल्पना दो रूपों में काम करती है। पहला रूप है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें मन पुराने विचारों, अनुभवों और जानकारियों को नए रूप में जोड़ता है। जैसे फोन और कंप्यूटर का मेल स्मार्टफोन बन गया, कार और बैटरी का मेल इलेक्ट्रिक वाहन बन गया। पुरानी चीजों से नई रचना, यही सिंथेटिक इमेजिनेशन है। दूसरा रूप है क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह वह विचार है जो कहीं गहराई से, किसी नई प्रेरणा से, किसी नई ऊर्जा से आपके मन में आता है। ऐसा विचार जिसे आपने पहले कभी नहीं सोचा। इसी से जन्म लेते हैं बड़ी खोजें और महान विचार। इमेजिनेशन का उद्देश्य केवल देखना नहीं है। इमेजिनेशन दिशा देती है। ये आपको बताती है कि आप कौन बन सकते हैं और किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। एक छोटे से उदाहरण को समझिए। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति अगर केवल चाय बेचने तक ही सोचता रहे तो उसकी यात्रा वहीं सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर वह कल्पना करे कि वो कंपनियों में चाय सप्लाई कर सकता है, ऐप के माध्यम से बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकता है, अपना ब्रांड ऐड बना सकता है, तो उसी चाय बेचने वाले व्यक्ति की पूरी दिशा बदल सकती है। यही कल्पना का चमत्कार है। विजुअलाइजेशन वह तकनीक है जो इमेजिनेशन को वास्तविकता के मार्ग पर डाल देती है। जो आप रोज अपने दिमाग में देखते हैं, संभावना है कि वही आप वास्तविकता में बन जाएं। अगर आपका लक्ष्य किसी परीक्षा को पास करना है तो खुद को उस परीक्षा में सफल होते हुए देखिए। अगर आपका लक्ष्य किसी बड़े पद पर पहुंचने का है तो खुद को उसी वातावरण में महसूस कीजिए। विजुअलाइजेशन मन को दिशा देता है। दिशा आदतों को बदलती है, आदतें जीवन को बदल देती हैं। लेकिन केवल कल्पना से बड़ी उपलब्धियां नहीं मिलती। कल्पना को गति देने के लिए अंदर एक अग्नि चाहिए, उत्साह। एंथुसियाज्म वह ऊर्जा है जो मन, विचार और कल्पना सभी को गति देती है। बिना उत्साह के कोई भी काम जीवंत नहीं बनता। उत्साह आपकी बातों को प्रभाव देता है, आपकी उपस्थिति को आकर्षक बनाता है, आपके काम में जान डालता है। अगर एक व्यक्ति किसी काम को उबाऊ मन से करेगा, बिना रुचि और बिना भावना के करेगा, तो न वह खुद अच्छा कर पाएगा और न कोई उसके काम से प्रभावित होगा। लेकिन अगर वही काम ऊर्जा, दिलचस्पी और जुनून के साथ किया जाए तो परिणाम पूरी तरह बदल जाता है। उत्साह संक्रामक होता है। आपकी ऊर्जा दूसरों में ऊर्जा पैदा करती है। आपका उत्साह दूसरों को प्रेरित कर देता है। इसीलिए उत्साह किसी भी नेता की सबसे प्रमुख पहचान है। अब दो शिक्षकों की कल्पना कीजिए। पहला शिक्षक धीमी, नीरस आवाज में पढ़ाता है। उसकी क्लास उब जाती है, छात्र सुनना नहीं चाहते, संदेश कमजोर पड़ जाता है। दूसरा शिक्षक ऊर्जा के साथ पढ़ाता है। उसकी आवाज जीवंत है, चेहरे पर भाव हैं, हाथों में अभिव्यक्ति है, छात्र ध्यान से सुनते हैं। उत्साह सीखने को आसान बना देता है,
बिजनेस में उत्साह की भूमिका और भी गहरी होती है। एक सेल्समैन अगर उत्साहहीन होकर बात करेगा तो ग्राहक रुचि नहीं लेगा, लेकिन वही सेल्समैन ऊर्जा, मुस्कान, आत्मविश्वास और गर्मजोशी के साथ बात करे तो ग्राहक तुरंत जुड़ जाता है। उत्साह बनावटी नहीं होना चाहिए। झूठा उत्साह लोग पहचान लेते हैं, वह प्रभाव नहीं डालता। सच्चा उत्साह किसी गहरे उद्देश्य से आता है। जब आपका काम, आपके जीवन निर्धारित लक्ष्य से जुड़ जाता है तो उत्साह स्वतः पैदा होता है। उत्साह को बढ़ाने के 6 सरल तरीके हैं। पहला, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब आपका लक्ष्य आकर्षक और अर्थपूर्ण होता है तो भीतर आग पैदा होती है। दूसरा, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। ऊर्जा फैलती है और नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को खा जाते हैं। तीसरा, अपने शरीर को भी ऊर्जा से भरिए। सही मुद्रा, सही सांसें और सही आवाज आपके उत्साह को बढ़ाती हैं। चौथा, छोटी छोटी जीतों को मन से स्वीकार कीजिए। छोटी जीतें मन में नई ऊर्जा पैदा करती हैं, लेकिन उत्साह को नियंत्रित करना उसी तरह जरूरी है जैसे आग को नियंत्रित करना। अगर आग सीमित न रहे तो वह ताकत नहीं, विनाश बन जाती है। यही कारण है कि अब हम सेल्फ कंट्रोल पर पहुंचते हैं, वह कला जो आपकी ऊर्जा को दिशा देती है और आपके मन को आपके नियंत्रण में रखती है। सेल्फ कंट्रोल का अभाव मनुष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। बहुत लोग प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन नियंत्रण की कमी उन्हें सफलता से दूर रखती है। मन कभी गुस्से में उड़ जाता है, कभी डर में सिमट जाता है, कभी इच्छाओं में बिखर जाता है, कभी आलस्य में डूब जाता है। आत्मनियंत्रण वह शक्ति है जो आपको यह तय करने देती है कि कौन सी सोच आपकी मदद करेगी और कौन सी सोच आपको पीछे खींच देगी। यह मानसिक फिल्टर है जो आपकी नियति तय करता है। भावनाओं पर नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल की पहली आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाए तो वह न रिश्ते निभा पाएगा, न काम संभाल पाएगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर स्थिति को शांत मन से देखे, भावनाओं को नियंत्रित रखे, तो वही परिस्थिति उसके लिए अवसर बन सकती है। सेल्फ कंट्रोल और धैर्य दोनों मिलकर शक्ति बनते हैं। व्यवसाय, रिश्तों, करियर और नेतृत्व में धैर्य और नियंत्रण सबसे कीमती गुण हैं। सेल्फ कंट्रोल आपकी आदतों को भी गढ़ता है। अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो करियर पीछे रह जाएगा। अगर आप अस्वस्थ भोजन करते हैं तो शरीर पीछे रह जाएगा। अगर पैसा आते ही खर्च कर देते हैं तो धन पीछे रह जाएगा। हर छोटी आदत आपका भविष्य लिखती है। लीडरशिप का पहला नियम ये है कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकता। अब हम अगले अध्याय पर पहुंचते हैं। डूइंग मोर देन पेड फॉर, यानी अपनी कीमत बढ़ाने का शाश्वत नियम। डूइंग मोर देन पेड फॉर, अपनी कीमत बढ़ाने का नियम सफलता कब ये उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो बस उतना ही करता है जितना उसे दिया जाता है। सफलता हमेशा उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी जिम्मेदारी से अधिक काम करता है, अपनी भूमिका के अधिक मूल्य जोड़ता है और अपनी अपेक्षित सीमा से ऊपर उठता है। अधिकतर लोग अपने काम को लेन देन की तरह देखते हैं। कंपनी ने जितना दिया वे उतना ही करते हैं। क्लाइंट ने जितना भुगतान किया वे उतना ही प्रदान करते हैं। बॉस ने जितना कहा वे उतना ही पूरा करते हैं। लेकिन यह सोच कभी किसी व्यक्ति को महानता तक नहीं ले जाती। जब आप केवल न्यूनतम आवश्यकता पूरी करते हैं तो आप भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं, लेकिन जब आप उससे अधिक देते हैं तो दुनिया आपको भीड़ से उठाकर नेतृत्व की जगह पर ले आती है। अब एक सरल तुलना समझिए। मान लीजिए 2 कर्मचारी हैं। पहला कर्मचारी हर दिन समय पर आता है, जितना काम दिया गया है उतना करता है और फिर घर चला जाता है। उसका काम ठीक है लेकिन उत्कृष्ट नहीं। दूसरा कर्मचारी काम के साथ साथ सुधार सुझाता है, समस्याओं को पहचानता है, रिपोर्ट के साथ समाधान देता है, टीम की मदद करता है और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है। वह केवल काम नहीं करता, वह मूल्य जोड़ता है। प्रमोशन, अवसर और नेतृत्व किसे मिलेगा? हमेशा उसी को जो अपनी जिम्मेदारी से ऊपर उठता है। जब आप अपेक्षा से अधिक देते हैं तो आप अवसरों के चुंबक बन जाते हैं। हर कंपनी, हर नेता और हर क्लाइंट हमेशा ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो कम बोलें, अधिक दें और अपेक्षा से अधिक प्रदर्शन करें। डूइंग मोर देन पेड फॉर सिर्फ व्यवहार नहीं है, यह चरित्र है।
इस सोच के पीछे यह भावना होती है कि उत्तम में उत्कृष्ट आ के योग्य हूँ, मैं अपनी कीमत खुद तय करता हूँ, मैं अवसरों का इंतजार नहीं करता, मैं अवसर बनता हूँ। यह सोच सफलता की जड़ है। अब एक छोटा उदाहरण देखिए। एक दुकान में दो दुकानदार, पहला दुकानदार केवल सामान बेचता है, दूसरा दुकानदार सही सलाह देता है, ग्राहक की जरूरत को समझता है, अतिरिक्त सहायता करता है, उसे सम्मान देता है और उसे ध्यान में रखता है। ग्राहक बार बार उसी के पास आता है, वफादार बनता है और दुकान को बढ़ाता है। यानी छोटा अतिरिक्त प्रयास बड़ा परिणाम लाता है। सफलता का यह नियम हर क्षेत्र में लागू होता है, रिश्तों में, करियर में, व्यवसाय में और नेतृत्व में। लेकिन अधिक देने के लिए आवश्यक है कि आपके भीतर डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी यह समझ कि कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कौन सा काम समय की बर्बादी है। अगर आप हर दिशा में बिना सोच के मेहनत करेंगे तो ऊर्जा बिखर जाएगी, लेकिन अगर आप सोच समझकर सही दिशा में अतिरिक्त काम करेंगे तो परिणाम असाधारण होंगे। अब सफलता का अगला चरण आता है, एक्यूरेट थिंकिंग, यानी सही सोचने की शक्ति। सही सोच किसी भी सफल जीवन की नींव है। गलत सोच सब ही प्रयासों को बर्बाद कर देती है। अगर मन भ्रमित होगा तो निर्णय गलत होंगे, निर्णय गलत होंगे तो परिणाम भी गलत होंगे। एक्यूरेट थिंकिंग का अर्थ है तथ्यों और राय में फर्क करना। दुनिया में बहुत सारी बातें सिर्फ राय होती हैं और लोग अक्सर राय को तथ्य मानकर निर्णय लेते हैं। यही गलतियों की सबसे बड़ी वजह है। सही सोच जानकारी को दो भागों में बांटती है। पहला तथ्य, दूसरा राय। तथ्य बदलते नहीं, राय समय और लोगों के अनुसार बदलती रहती है। अगर कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो यह उसकी राय है, तथ्य नहीं। अगर कोई कहे कि यह कठिन है तो यह भी राय है। कठिनाई व्यक्ति के अनुसार बदलती रहती है। एक्यूरेट थिंकिंग आपको इन दोनों में फर्क करना सिखाती है। आप अपनी जिंदगी दूसरों की राय पर नहीं, तथ्यों पर आधारित करते हैं। यही सोच स्वतंत्र निर्णय लेने की कला देती है। अब एक्यूरेट थिंकिंग के बाद अगला कदम आता है कंसंट्रेशन, यानी अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करने की क्षमता। केंद्रित मन पहाड़ों जैसी समस्याओं को भी छोटा कर देता है। बिखरा हुआ मन छोटी समस्याओं को भी पहाड़ बना देता है। कंसंट्रेशन वो शक्ति है जो आपको तेजी से आगे बढ़ाती है। जब मन एक साथ कई दिशाओं में खींचता है तो प्रगति रुक जाती है, लेकिन जब सारी ऊर्जा एक ही दिशा में लगती है तो परिणाम तेजी से बढ़ते हैं। अब हम इस शक्ति की ओर बढ़ते हैं, कंसंट्रेशन, यानी केंद्रित ऊर्जा का विज्ञान। कंसंट्रेशन से लेकर आगे के सिद्धांत तक, कंसंट्रेशन वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण क्षमता देती है। जब मन एक दिशा में टिकता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन जब मन इधर उधर भटकता है तो ऊर्जा बिखर जाती है, उत्साह कम हो जाता है और परिणाम कमजोर पड़ ढार जाते हैं। हर सफल व्यक्ति में एक गुण जरूर पाया जाता है, केंद्रित ऊर्जा। वे एक समय में एक काम पर पूरी शक्ति से ध्यान लगाते हैं। वे हर विचार, हर आदत, हर प्रयास को उसी दिशा में मोड़ देते हैं जहां उनका लक्ष्य मौजूद। केंद्रित मन धुंधले विचारों को स्पष्ट लक्ष्य में बदल देता है। यह उस रोशनी की तरह है जो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर ला देती है और वही रोशनी अग्नि बन जाती है। अगर ऊर्जा बिखरी रहे तो वह गर्माहट तक नहीं देती। अगर ऊर्जा केंद्रित हो जाए तो वह आग बन जाती है। कंसंट्रेशन का अर्थ है अपने मन को भटकावों पर नियंत्रण देना। इसकी शुरुआत होती है अनावश्यक बातों को हटाने से। कौन सी चीज आपके लक्ष्य में मदद करती है और कौन सी चीज आपको सिर्फ व्यस्त रखती है, इन दोनों में फर्क करना कंसंट्रेशन की जड़ है। दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। मोबाइल, सोशल मीडिया, अनावश्यक बात, तचीत, नकारात्मक खबरें, ये सब मन को थका देती हैं और आपकी शक्ति को कमजोर करती हैं। केंद्रित व्यक्ति वह है जो हर चीज से पहले खुद से पूछता है, या यह काम मेरे लक्ष्य को आगे बढ़ाता है या सिर्फ मेरे समय को खा रहा है। कंसंट्रेशन केवल ध्यान लगाने का नाम नहीं है, यह चयन करने की कला है। जिसने अपने चयन सुधार लिए उसने अपना भविष्य सुधार लिया। अब हम एक और महत्वपूर्ण अध्याय पर आते हैं, कोऑपरेशन यानी सहयोग की कला। सहयोग हर सफलता का मौन आधार है। दुनिया में कोई भी बड़ा निर्माण एक व्यक्ति के प्रयास से पूरा नहीं होता।
हर बड़ा लक्ष्य लोगों, विचारों, कौशलों और प्रयासों के मेल से बनता है। सहयोग वह पुल है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों से जोड़ता है, और जब लोग एक दूसरे की ताकतों को मिलाते हैं तो परिणाम उनकी व्यक्तिगत क्षमता से कहीं ऊपर निकल जाता है। सहयोग का अर्थ है दूसरों को समझना, उनकी दृष्टि को स्वीकार करना, अपने अहं को छोटा करना और उद्देश्य को बड़ा रखना। जहाँ अहंकार होता है वहाँ सहयोग खत्म हो जाता है, जहाँ सहयोग खत्म होता है वहाँ प्रगति रुक जाती है। दूसरों के साथ काम करने की क्षमता सिर्फ एक कला नहीं, एक शक्ति है। यह आपके नेटवर्क को बढ़ाती है, विश्वास पैदा करती है, नई संभावनाएं खोलती है और आपको सम्मान दिलाती है। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉफिटिंग बाय फेलियर, यानी असफलता से लाभ उठाने की कला। बहुत से लोग असफलता से डरते हैं, वे असफलता को एक अंत समझ लेते हैं, लेकिन असफलता अंत नहीं है। असफलता दिशा का सुधार है। ये बताती है कि कौन सा रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह कोशिश करना छोड़ देता है। जो व्यक्ति असफलता को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करता है वह हर गिरावट में एक नया मार्ग खोज लेता है। असफलता आपको धैर्य सिखाती है, अनुभव देती है, दृष्टि सुधारती है और अगली कोशिश में आपको अधिक सक्षम बनाती है। हर असफलता में एक ऐसा संदेश छुपा होता है जो आपको भविष्य में कहीं बड़ी सफलता दिला सकता है, लेकिन यह संदेश उन्हीं को दिखाई देता है जो भागते नहीं, रुककर सीखते हैं। अब हम उस अध्याय की ओर आते हैं जो संपूर्ण सफलता का आधार है, टॉलरेंस यानी सहनशीलता। सहनशीलता एक शांत, गहरी और शक्तिशाली ताकत है। ये मन में वो जगह बनाती है जहाँ समझ पैदा होती है, जहाँ विचार विकसित होते हैं और जहाँ रिश्ते मजबूत बनते हैं। असहिष्णु व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, अपनी सोच पर अड़ा रहता है और दूसरों की दृष्टि को कम करके देखता है। ऐसा मन सीख नहीं पाता, समझ नहीं पाता और आगे बढ़ नहीं पाता। सहनशीलता का अर्थ है दूसरों को अपना होने देना, उनकी मान्यताओं, उनकी भावनाओं और उनके दृष्टिकोण को सम्मान देना। यह वह गुण है जो रिश्तों में सामंजस्य लाता है, टीम वर्क को बढ़ाता है और नेतृत्व को मजबूत करता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण अध्याय की ओर आते हैं, प्रैक्टिसिंग द गोल्डन रूल, यानी वह नियम जो मानव व्यवहार का आधार है। गोल्डन रूल ये सिखाता है कि आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ करे। यह नियम सिर्फ नैतिकता नहीं है, यह व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है। जब आप दूसरों के साथ सम्मान, ईमानदारी और दया से पेश आते हैं तो वही ऊर्जा आपके जीवन में दूसरे रूप में लौट कर आती है। सम्मान, विश्वास, अच्छे संबंध और स्थायी सफलता हमेशा इसी नियम का परिणाम होते हैं। जो व्यक्ति गोल्डन रूल को अपनाता है वह लोगों के दिल जीत लेता है, और जो लोगों के दिल जीत लेता है वह किसी भी क्षेत्र में स्थायी सफलता प्राप्त कर लेता है। यहीं यह अध्याय समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं उस अंतिम विस्तार की ओर जो पूरे अभ्यास को एक समग्र शक्ति में बदल देता है। जब आप गोल्डन रूल को अपनाते हैं तो आपकी उपस्थिति ही अपने आप प्रभावशाली बन जाती है। लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपकी बातों पर विश्वास करते हैं और आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंसान बुद्धि से कम और अपने अनुभव से अधिक प्रभावित होता है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा अनुभव महसूस करता है तो वही व्यक्ति आपके लिए अवसर, समर्थन और सफलता का मार्ग खोल देता है। गोल्डन रूल न केवल सही व्यवहार सिखाता है बल्कि यह आपके भीतर ऐसा चरित्र विकसित करता है जिस पर लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। अब हम एक और गहरी शक्ति पर पहुंचते हैं, ऑफ डूइंग मोर, यानी लगातार अपना श्रेष्ठ रूप देना। किसी भी महान सफलता का रहस्य यह नहीं है कि व्यक्ति एक दिन बहुत बड़ा काम कर दे। सफलता का असली रहस्य है दैनिक आधार पर थोड़ा सा अधिक करना, थोड़ी सी अधिक गुणवत्ता देना, थोड़ी सी अधिक जिम्मेदारी निभाना और हर दिन अपने आप को पिछले दिन से बेहतर बनाना। आदतें धीरे धीरे बनती हैं, लेकिन एक बार बन जाएं तो वे आपका पूरा चरित्र बदल देती हैं। चरित्र बदलता है तो नियति बदल जाती है। अब हम अंतिम अध्याय पर आते हैं, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ हैबिट फोर्स, यानी वह नियम जो बताता है कि आपकी आदतें आपके जीवन का रास्ता तय करती हैं। हैबिट फोर्स ये कहता है कि मनुष्य हर दिन छोटे छोटे निर्णयों के माध्यम से अपनी भविष्य की दिशा निर्धारित करता है।
आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, कैसे सोचते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, कि सब प्रकार के शब्द दोहराते हैं और किस प्रकार की भावनाओं को अपने भीतर जगह देते हैं, यही सब मिलकर आपके जीवन का निर्माण करते हैं। आदतें आपके भीतर एक स्वचालित प्रवाह बनाती हैं। आप उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जिस दिशा में आपकी आदतें आपको ढकेलती रहती हैं। अगर आपकी आदतें कंसिस्टेंसी, प्रयास और अनुशासन की हैं तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं होता। लेकिन अगर आदतें टाल मटोल, डर और आलस्य की हैं तो जीवन आपको पीछे खींचता रहता है, चाहे आप कितना भी आगे बढ़ना चाहें। हैबिट फोर्स एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा काम करती रहती है, चाहे आप उसे नियंत्रित करें या वह आपको नियंत्रित करे। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि आप अपनी आदतों को अपने लक्ष्य की दिशा में डालें। छोटे छोटे अभ्यास आपके भीतर बड़े बदलाव पैदा करते हैं। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा बेहतर निर्णय लेना, रोज थोड़ी बचत करना, रोज अपने उद्देश्य के लिए एक छोटा सा कदम उठाना, यह सब मिलकर एक बड़ी सफलता का निर्माण करते हैं। अब यह पूरी यात्रा मास्टरमाइंड से शुरू हुई थी और हैबिट फोर्स पर आकर पूरी होती है। इस पूरी प्रक्रिया ने बता दिया कि सफलता संयोग नहीं है, सफलता एक व्यवस्थित विज्ञान है। यह उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों, भावनाओं, आदतों, प्रयासों और दिशा, इन सभी को एक बड़े उद्देश्य के अनुसार ढाल लेते हैं। मनुष्य का भविष्य बाहरी परिस्थितियों से नहीं बनता, उसके अंदर की संरचना से बनता है। और जब आप अपने भीतर मास्टरमाइंड, चीफ एम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेविंग डिसिप्लिन, इनिशिएटिव, लीडरशिप, इमेजिनेशन, एंथुसियाज्म, सेल्फ कंट्रोल, एक्यूरेट थिंकिंग, कंसंट्रेशन, कोऑपरेशन, गोल्डन रूल और हैबिट फोर्स, इन सभी सिद्धांतों को एक साथ सक्रिय कर लेते हैं तो आपकी क्षमता सीमित नहीं रहती। आप वह व्यक्ति बन आते हैं जिसे परिस्थितियां रोक नहीं सकती, जिसे असफलताएं गिरा नहीं सकती और जिसे जीवन उस ऊंचाई तक पहुंचने से नहीं रोक सकता जहां आप पहुंचने के लिए जन्मे हैं। यही सफलता का विज्ञान है और यही इस पूरी यात्रा का सार है।